आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने इंटर और फाइनल जो दिसंबर का मर्ज एग्जाम हो चुका है, मतलब दिसंबर में मर्ज कर दिया गया जून 2021 का एग्जाम। और दिसंबर में जो हमारे एग्जाम ओरिजिनली फ्रेम होने वाले हैं, ओरिजिनली हेल्ड होने वाले हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट इशू कर दिए हैं, अमेंडमेंट जारी कर दिए हैं लॉ के। तो मैं आपको इंटर का और जो फाइनल के मॉड्यूल में जो अमेंडमेंट आए हैं, मैं वो अमेंडमेंट आपके साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने हमारे को इंटर के लिए और फाइनल के लिए दिए। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ पे आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं, मैंने कॉलम बनाया फॉर इंटर और फाइनल। ये वीडियो मर्ज वीडियो है इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स दोनों के लिए। तो इस कॉलम में जहां पे इंटर और फाइनल दोनों शब्द लिखे हुए होंगे, तो वहां पे इंटर के स्टूडेंट और फाइनल के स्टूडेंट दोनों के ऊपर वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। यदि कहीं पर केवल वर्ड लिखा हुआ है फाइनल, तो केवल वो अमेंडमेंट फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अमेंडमेंट अवेलेबल नहीं होगा। दूसरी बात नोट करिएगा कि ये जो शीट आपके सामने स्क्रीन पे ओपन है अभी, ये शीट मैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ के तौर पे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जो है ये वाली शीट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी, और कोई डाउट्स होंगे तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन शुरू करते हैं अब यहाँ पे कि सर कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हमारे को सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा अब की बार जून 2021 जो मर्ज्ड एग्जाम है दिसंबर 2021 में, और जो ओरिजिनली दिसंबर 2021 का एग्जाम होने जा रहा है, उनमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर, जो डेफिनेशन है लिस्टेड कंपनी की। और अमेंडमेंट आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर, और इसमें एक प्रोविजो ऐड करा गया इसमें एक प्रोविजो ऐड करा गया यहाँ पर। ये प्रोविजो ऐड क्या करा गया इस सेक्शन के अंदर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सर इस सेक्शन में एक हमारे को प्रोविजो बना के दिया गया, एक एक्सेप्शन बना के दिया। वो प्रोविजो यहाँ पे क्या ऐड करा है, मैं वो आपसे डिस्कस कर। सर सबसे पहली बात जो प्रोविजो दिया वो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेबी, और या फिर ऐसी कंपनियां जिनकी की सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। क्या हो सकता है कि उन कंपनियों के रिगार्डिंग सेबी के साथ में यदि कंसल्ट किया जाए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि यदि हम सेबी के साथ में कंसल्ट कर लें, तो ऑलरेडी जिन कंपनियों की सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और या फिर कुछ कंपनियां जिनकी की सिक्योरिटीज लिस्ट होने जा रही हैं इन फ्यूचर के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, लिखा है आगे शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। हो सकता है कि वहां पे आपके सेबी अलाउ कर दे, सेबी मान जाए, और सेबी इस बात को कह दे कि ठीक है, फलाना फलाना कुछ कंपनियां होंगी जिनको कि हम उनकी सिक्योरिटी भले ही लिस्टेड है या उनकी सिक्योरिटी लिस्ट होने जा रही है, तो भी हम वहां पे क्या कर सकते हैं, तो भी वहां पे हम उन कंपनियों को लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे उन कंपनियों को लिस्टेड कंपनी ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये कहा जा सकता है। और दूसरी बात की कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ परिस्थितियां होंगी जिसके कारण से जो है वो ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं या जो लिस्ट होने जा रही हैं, उसके बावजूद भी हम उनको एज पर अमेंडेड डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 हम उनको लिस्टेड कंपनी नहीं माने। उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल है इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स दोनों पर, क्योंकि दोनों जगह आपको लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन दी गई हैं। और उसके बाद जो अगला अमेंडमेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो अगला अमेंडमेंट केवल और केवल फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है, अगले दो अमेंडमेंट। तो जो इंटर के स्टूडेंट है वो इसको फोकस ना करें। देखिए, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 है उसके अंदर कंपनी लिक्विडेटर के बारे में इन्होंने बताया, अमेंडमेंट क्या करा, और ये अमेंडमेंट आया आईबीसी 2016 के अंदर, जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर। पढ़िएगा क्या है, इट मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल एज द कंपनी लिक्विडेटर in accordance with the provision of section 275 for the winding up of a company under this act। यानी कि कंपनी लिक्विडेटर की डेफिनेशन दी गई, और कंपनी लिक्विडेटर की जो डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई करके क्या बोला गया कि सर कंपनी लिक्विडेटर कौन होगा। कंपनी लिक्विडेटर का मतलब होगा कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जिसको कि एनसीएलटी ने जिसको कि ट्रिब्यूनल ने या जिसको कि एनसीएलटी ने क्या करा है, जिसको ट्रिब्यूनल ने या एनसीएलटी ने कंपनी लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 275। तो जो सेक्शन 275 है कंपनीज एक्ट का, उस सेक्शन 275 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए यदि एनसीएलटी के द्वारा किसी पर्टिकुलर पर्सन को वहां पे कंपनी लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, तो उस व्यक्ति को यहां पे क्या ट्रीट करा जाएगा, अंडर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 के अंदर एक कंपनी लिक्विडेटर माना जाएगा।
पहले लिक्विडेटर की प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं थी कंपनीज एक्ट में, लेकिन अब एक डेफिनेशन जो है वो आईबीसी के अंदर अमेंडमेंट करके दे दी गई है कि एक वो पर्सन जिसको कि अंडर सेक्शन 275 के अंदर आपने जो है वो कंपनी लिक्विडेशन के पर्पज से एक लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट करा हो एनसीएलटी के द्वारा, तो वो व्यक्ति क्या होगा, कंपनी लिक्विडेटर कहलाएगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से फाइनल लेवल के सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन दी गई। देखिए कॉस्ट अकाउंट की डेफिनेशन यहां पे क्या दी गई है, पढ़िएगा। इट मींस अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज नंबर बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज नंबर बी, कौन से एक्ट का, ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट 1959। तो इन्होंने कहा कि कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब क्या होगा, रेफर कर दी डेफिनेशन, मीनिंग नहीं बताया, यहां पे रेफर कर दी है एक तरीके से डेफिनेशन कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट 1959 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज नंबर बी में डिफाइंड है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति यहां पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग एक कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाएगा। और दूसरी बात की इन्होंने साथ में इंक्लूड क्या करा, हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट, यानी कि जो सीएमए एक्ट के, यहां पे मैं इसको एरो कर देता हूं इस तरीके से कि जो सीएमए एक्ट का सेक्शन नंबर 6 है और सेक्शन के साथ में जो उसका सबसेक्शन 1 है, उस सबसेक्शन 1 में यदि आपको प्रैक्टिस करने का, सीएमए की प्रैक्टिस करने का एक वैलिड सर्टिफिकेट यदि दिया गया है, तो वो व्यक्ति भी वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंट में कौन कौन आएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट में वो व्यक्ति जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट 1959 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी में है, और दूसरी बात कि जिसने सीओपी होल्ड कर रखी है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर, वो व्यक्ति कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कवर्ड होगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो आती है वो आता है डिबेंचर। अब देखिए डिबेंचर के लिए इन्होंने यहां पे डिबेंचर की जो डेफिनेशन ओरिजिनली हमारे को कंपनीज एक्ट में दे रखी है, तो 2017 में एक अमेंडमेंट किया और हमारे को यह बताया कि कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनको कि डिबेंचर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा या डिबेंचर नहीं माना जाएगा। चूंकि डिबेंचर का टॉपिक इंटर और फाइनल दोनों जगह पे है, इसलिए ये वाला अमेंडमेंट भी आपके इंटर और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है वो साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या अमेंडमेंट है, यहां पर अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां पे जो हमारे को अमेंडमेंट बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर, मतलब कि ये जो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 आप देख रहे हैं यहां पे, इसको हम क्या नहीं मानेंगे, इनको हम डिबेंचर नहीं मानेंगे। तो हम जब डिबेंचर की डेफिनेशन लिखेंगे तो पहले पूरी डिबेंचर की डेफिनेशन आ जाएगी और उसके नीचे फिर हम एक अमेंडमेंट डालेंगे एक्सेप्शन के तौर पे कि सर ये जो नीचे फॉलोइंग दो आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, इनको हम डिबेंचर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं एज पर अमेंडेड डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो किन चीजों को हम डिबेंचर नहीं मानते हैं, नंबर 1 डिस्कस करते हैं। आइए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी किसी भी तरीके का सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट referred to in chapter number 3D of the Reserve Bank of India Act 1934, यानी कि जो आरबीआई एक्ट अपन पढ़ते हैं, उस आरबीआई एक्ट 1934 का जो चैप्टर नंबर 3D है, उस चैप्टर नंबर 3D के अंदर जितने भी तरीके के आपको इंस्ट्रूमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जितने प्रकार के भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं, वो एक भी इंस्ट्रूमेंट आप ध्यान रखिएगा डिबेंचर की जो कैटेगरी है उस डिबेंचर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसको हम डिबेंचर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात हमारे को ध्यान में रखनी। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 क्या बोलता है, सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड बाय ए कंपनी। यदि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आरबीआई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि आरबीआई के साथ में क्या कर ले, आरबीआई के साथ में यदि कंसल्टेशन करके और कुछ प्रकार की सिक्योरिटीज हैं, जो डेट सिक्योरिटीज हैं, जो डिबेंचर की कैटेगरी में आती हैं, यदि उनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाए, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज जो कि डेट कैपिटल है या डिबेंचर की कैटेगरी में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यदि आरबीआई के साथ में कंसल्टेशन करके उनको भी स्पेसिफिकली नोटिफाई करके एक्सक्लूड कर देगी डेफिनेशन में से, डिबेंचर की डेफिनेशन में से, तो दोस्तों ध्यान रखना कि हमारे को उन सिक्योरिटीज को डिबेंचर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो हमने ये समझ लिया अमेंडेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सर डिबेंचर में दो चीजें इंक्लूड नहीं होती, एक तो जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का चैप्टर नंबर 3D है, उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं वो एक भी डिबेंचर नहीं है।
नंबर 2 बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ में कंसल्टेशन करके कुछ तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं, सिक्योरिटीज हैं जो डेट के नेचर का होता है, उसको डिबेंचर की कैटेगरी से स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन इशू करके एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एक अमेंडमेंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 के अंदर केएमपी की डेफिनेशन को लेकर। इंटर और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे अमेंडमेंट की डिटेल एक बार देखिएगा कि अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। एक तो 2017 का अमेंडमेंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और फर्दर अमेंडेड इन जनवरी 2021 जो बहुत लेटेस्ट है, तो मैं 2021 का भी अमेंडमेंट साथ में आपको यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ इस वाले। तो आप ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया। देखिए अभी तक अपन लोग क्या करते थे कि जो केएमपी की डेफिनेशन होती थी, उस केएमपी की डेफिनेशन में अपन सीएफओ को लेते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि आपको यहाँ पे सीएफओ को इंक्लूड नहीं करना, आपको सीएफओ को नहीं लेना है, सीएफओ आपके यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। दैट मींस कि हमारे को सीएफओ को यहाँ पे क्लब नहीं करना। कौन सी डेफिनेशन के अंदर? जो हमारी केएमपी की डेफिनेशन होती है उसके अंदर सीएफओ इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। इसको ऑमिट कर दिया गया है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यदि आपसे केएमपी की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो माइंडेड उसमें आपको सीएफओ इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज उसको वहां से हटा दिया गया। अब सीएफओ को कंपनी का केएमपी नहीं माना जाता है। उसके बाद ये ऐड किए गए नए अमेंडमेंट। उसके बाद में क्या कहा गया और किसको केएमपी माना जा सकता है, अब वो बताता हूं आपको। उसके लिए पॉइंट नंबर 5 डेफिनेशन के अंदर ऐड करा गया है, other officer not more than one level below the directors who is in whole time employment of the company designated as the key managerial personnel by the board। यानी कि अदर ऑफिसर्स की बात कर रहा है, किसी भी तरीके के जो आपके अदर ऑफिसर्स हैं जो कंपनी में आप अपॉइंट करते हैं, अदर टाइप ऑफिसर्स, उनकी सबकी बात कर रहा है, किसी भी प्रकार के। लेकिन वहां पे लिखता है अदर ऑफिसर्स कौन से? नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जो आपका बीओडी लेवल है उस बीओडी लेवल से जस्ट एक लेवल जो नीचे है, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो, जस्ट वन लेवल बिलो, जस्ट वन लेवल बिलो, जस्ट वन लेवल बिलो जो लोग आपके काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स आपके काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट एक लेवल नीचे, जस्ट एक लेवल नीचे, उनको भी जो है वो आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या ट्रीट कर सकते हैं? उनको भी आपकी कंपनी का जो बोर्ड है या आपकी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डेजिग्नेट कर सकते हैं। कैसे? केएमपी के तौर पे। और यदि उनको केएमपी के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है तो इसका मतलब डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन अलाउ करती है कि यदि बीओडी ने उनको डेजिग्नेट कर दिया केएमपी के तौर पे, किन लोगों को? जो आपकी कंपनी में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बीओडी से जस्ट एक लेवल नीचे काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी यदि बोर्ड जस्टिफाइड करता है, बोर्ड डेजिग्नेट करता है केएमपी, तो हम भी उसको केएमपी मान लेंगे, कंपनीज एक्ट भी उसको केएमपी मान लेंगे। एंड अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, टाइम टू टाइम जो भी आपके ऑफिसर्स अदर प्रिस्क्राइब किए जाए उनको भी क्या होगा? उनको भी यहां पे माना जाएगा केएमपी। वो अमेंडेड डेफिनेशंस और भी गवर्नमेंट की कोई आ सकती है, उसमें भी एड ऑन लेस ऑन हो सकता है, तो जो भी वहां पे एडिशन डिलीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली अपन उन ऑफिसर्स को वहां पे क्या ट्रीट करेंगे? वहां पे हम ट्रीट करेंगे एक तरीके से जो केएमपी है आपकी कंपनी के लिए, उस केएमपी को, राइट। हमारे को देखिए जो अगली यहाँ पे हमारे को अमेंडमेंट डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में है और 2017 का अमेंडमेंट है। दोस्तों यहाँ पे 2017 का अमेंडमेंट हमारे को क्या दिया गया है वो अमेंडमेंट मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। देखिए यहाँ पे जो अमेंडमेंट लिखा गया वो लिखा गया पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, कि एक पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने एंड करके एक चीज को ऐड किया, क्या लिखा? हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। दोस्तों जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का, उसमें आपके मिनिमम शेयर कैपिटल की जो लिमिट हुआ करती थी ना उसको हटा दिया गया है। इसलिए यहाँ पे अपन ने लिखा है हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी पेड अप शेयर कैपिटल आपको प्रेस्क्राइब की गई है वो पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे ली जाएगी। तो अमेंडेड डेफिनेशन क्या है? अमेंडमेंट की डेफिनेशन में बोला गया कि सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी है? जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो भी प्रेस्क्राइब की गई वो ली जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो अमेंडमेंट दिया गया वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को नहीं दिया है बल्कि केवल रिलेटेड पार्टी के लिए दिया गया। मतलब अमेंडमेंट करके ये फाइनल की जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये इंटर वाले स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं करना, ये वाला अमेंडमेंट ये इंटर के लिए नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटर, इंटर के लिए नहीं है, ये फाइनल वालों के लिए है।
इसमें जो डेफिनेशन है ना रिलेटेड पार्टी की, उस रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट करके ऐड कर दिए हैं प्रोविजन। यानी कि इन्होंने क्या कहा, देखिए ये लिखता है यहाँ पे 2017 में ही इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था। हालांकि मैंने मेरे जो नोट्स फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, मैंने ऑलरेडी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखी है वो डेफिनेशन, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज द होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएट कंपनी ऑफ सच कंपनी, यानी कि जो रिलेटेड पार्टी वाली कंपनी अपन ट्रीट कर रहे हैं ना, उसकी यदि मान लीजिए कि कोई भी होल्डिंग है, कोई भी सब्सिडरी कंपनी है या कोई एसोसिएट कंपनी है, तो उसको भी साथ में क्या माना जाएगा, उसको भी साथ में वहां पे रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है और एक्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है कि यदि मान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी है, अपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी है या अपनी एसोसिएट कंपनी है, तीनों में से कोई भी कंपनी है एक्स लिमिटेड कंपनी की, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो कोई भी जो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बॉडी कॉर्पोरेट यदि इनमें से भी तीन में से किसी के साथ में ट्रांजेक्शन कर रही होगी ना, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, या फिर वो एक्स लिमिटेड के साथ में ट्रांजेक्शन कर रही होगी ना, तो भी क्या होगा, तो भी वहां पे उनको रिलेटेड पार्टी आपस में ट्रीट किया जाएगा। ऑलरेडी मैं अपना जो फाइनल लेवल का टॉपिक है रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 188, उस वाले टॉपिक के अंदर, उस वाले लेक्चर के अंदर मैं ये चीजें ऑलरेडी कवर्ड कर चुका हूं डिटेल में। अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, यदि मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और एक्स लिमिटेड जो एक कंपनी है, उस एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है वाई और एक सब्सिडरी है मान लीजिए जेड, तो यदि हमारी कोई कंपनी क्या करती है कि यदि कोई कंपनी मान लीजिए कि किसी भी तरीके से एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड या जेड लिमिटेड, मतलब एक्स लिमिटेड वाई के साथ में या वाई जेड के साथ में या जेड एक्स के साथ में या वाई जेड आपस में एक्स के साथ में मिलकर यदि कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनको हम आपस में क्या मानकर चलेंगे, उनको हम आपस में रिलेटेड पार्टी मानकर चलेंगे। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगे। उसके बाद एन इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी, इसके अलावा यदि मान लीजिए कि कोई आपकी इन्वेस्टिंग कंपनी है, जिसको कि अपन दूसरे शब्दों में इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं, और एक होती है वेंचरर कंपनी, जिसको कि आप जेवी कंपनी बोलते हो या फिर जिसको कि आप ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी आप बोल सकते हो। ये जो कंपनियां होंगी ना, इन कंपनियों में क्या होगा, इन कंपनियों के अंदर आप ध्यान रखना कि इन कंपनियों को भी यहां पे आपस में यदि कोई हमारी कंपनी है जिसके साथ में ट्रांजेक्शन करती है, जैसे एक्स लिमिटेड किसी ज्वाइंट वेंचर कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करती है, एक्स लिमिटेड मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शन करती है, तो ये कंपनियां आपस में क्या कहलाएंगी, ये कंपनियां आपस में रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। तो ये डेफिनेशन के अंदर एड ऑन हो चुकी है। उसके बाद में फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एक और अमेंडमेंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 94A के अंदर। वाइंडिंग अप को जो है वो यहाँ पे वाइंडिंग अप के लिए एक नया जो प्रोविजन है वो इन्होंने इंसर्ट किया। देखो लिखा है क्या, न्यू डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप हैज इंसर्टेड, मतलब वाइंडिंग अप की डेफिनेशन बताइए। पहले वाइंडिंग अप की डेफिनेशन नहीं हुआ करती थी, अभी अमेंडमेंट कर दिया 2016 वाले आईबीसी कोड के अंदर और वाइंडिंग अप की डेफिनेशन दे दी गई है। क्या लिखा गया है, वाइंडिंग अप मींस वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एज एप्लीकेबल। तो यदि मान लीजिए कि क्या होता है कि यदि वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट के अंदर हो रहा है तो कंपनीज एक्ट में, और यदि लिक्विडेशन आपके आईबीसी के अंदर हो रहा है, तो उन दोनों को हमने यहाँ पे क्या ट्रीट करा है, उन दोनों को हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन है वाइंडिंग अप की, उस वाइंडिंग अप की डेफिनेशन के अंदर हमने कवर्ड कर दिया। इसका डायग्राम मैं एक बना देता हूं आपको ताकि पता लग जाएगा कि देखिए जो वाइंडिंग अप है, उस वाइंडिंग अप के इन्होंने दो टुकड़े कर दिए। एक वाइंडिंग अप जो है वो कहां पे प्रिस्क्राइब किया गया, एक बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर और एक बताया गया आईबीसी 2016 के अंदर। तो यहाँ पे आपके जो वाइंडिंग अप प्रपोज्ड, मतलब वाइंडिंग अप जो आपको बताया गया है, डिफाइंड किया गया यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको भी हमने वाइंडिंग अप की कैटेगरी में ट्रीट कर लिया है। अब जो नई डेफिनेशन हमारी आई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 94A के अंदर, और जो आईबीसी 2016 के अंदर जो लिक्विडेशन है, जो लिक्विडेशन है, उस लिक्विडेशन को भी हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप ही ट्रीट करके चलेंगे। तो वाइंडिंग अप का मतलब क्या बता दिया इन्होंने, वाइंडिंग अप का मतलब ये बता दिया कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो वाइंडिंग अप हो रहा है, और दूसरी बात कि आईबीसी 2016 के अंदर जो लिक्विडेशन अपन कर रहे हैं, इन दोनों को ही हम क्या मान के चल रहे हैं, दोनों को ही हम वाइंडिंग अप मान के चल रहे हैं। ये बात हमारे को ध्यान से समझनी। तो पहले वाइंडिंग अप की ये वाली डेफिनेशन नहीं थी 94A की, लेकिन अब ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 94A की नई डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट कर दी है। नई डेफिनेशन हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 में आया ये वाला टॉपिक, और इंटर और फाइनल दोनों के स्टूडेंट को कंसीडर करना है। सेक्शन 12 के अंदर ये अमेंडमेंट है। पढ़िए क्या लिखता है, इफ द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव
that the company is not carrying on any business or operation, he may cause a physical verification of the registered office of the company in such manner as may be prescribed। यानी कि यदि रजिस्ट्रार के पास में विश्वास करने का ये पर्याप्त कारण है, एक रीजनेबल रीजन है कि आपकी कंपनी कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही, बिजनेस फंक्शन नहीं कर रही, कंपनी के कोई बिजनेस अफेयर्स नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का। जहां पर भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे उसका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे। एंड if any default is found to be made in complying with the requirements, he may initiate action for the removal of the name of the company from the register of companies। और जब उसने क्या करा कि जब उसने आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर पता लगा कि आपका वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस था ही नहीं, से फॉर एग्जांपल, या मान लीजिए कि वहां पे आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर जो कंप्लायंसेस होनी चाहिए, मान लीजिए कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर आपने कोई कंप्लायंसेस कर ही नहीं रखी हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आरओसी के पास में फुल फ्लेज्ड पावर अब दे दी गई है। अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो ऑर्डिनेंस आया 2019 का, उसमें आरओसी के पास में पावर है कि आरओसी क्या कर सकता है, में इनिशिएट एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। यानी कि आरओसी आपकी कंपनी का जो नाम है वो रिमूव कर सकता है, रिमूव ऑफ नेम ऑफ कंपनी। आपकी कंपनी का नाम कंपनीज का जो रजिस्टर आरओसी डिपार्टमेंट में बनता है उसमें से हटा दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वो रजिस्टर आपका उस जो होगा उसमें जहां आपका नाम लिखा गया था, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया था, उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। यदि फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस की जो कंप्लायंसेस हैं वो पूरी होती हुई नहीं पाई गई, तो आरओसी आपके ऑफिस का जो नाम है, सॉरी आपकी कंपनी का जो नाम है, वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर से डिलीट कर देगा, हटा देगा। ये बात हमारे को समझनी है। उसके बाद में अब देखिए, केवल इंटर वाले जो स्टूडेंट है वो फोकस करेंगे। सेक्शन 23 के अंदर जो पब्लिक ऑफर और जो प्राइवेट प्लेसमेंट अपन लोग पढ़ते हैं, उसमें जो है वो एक अमेंडमेंट आया। यहां पर अमेंडमेंट जो आया है वो आया है अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, मतलब 2020 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट अपन पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा क्या लिखा, such class of public companies may issue such class of securities for the purpose of listing on permitted stock exchange in permissible foreign jurisdiction or other jurisdiction as may be prescribed। मतलब कि कुछ प्रकार की क्लास ऑफ कंपनीज, कुछ ही तरीके की क्लास ऑफ कंपनीज जो कि आपके प्रिस्क्राइब की जाए, और उन कुछ क्लास की कंपनीज की कुछ ही प्रकार की सिक्योरिटीज, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जो प्रिस्क्राइब की गई हो, उनको जो है वो परमिशन दी जा सकती है क्या करने की, उनको परमिशन दी जा सकती है कि वो फॉरेन का जो स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन का जो स्टॉक एक्सचेंज है, उस फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को वहां पे आप लिस्ट करा सकते हो। तो यहां पे क्या लिखा गया, सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, कुछ प्रकार की क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी जिनकी की सिक्योरिटीज यदि मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री में लिस्ट होनी है, तो वहां पे आपको परमिशन दी जा सकती है। यहां लिखा है लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसेबल फॉरेन जुरिडिक्शन। तो जिन कंट्रीज में अलाउ कर रखा है भारत सरकार ने आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको, उन कंट्रीज में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर जाकर इंडियन पब्लिक कंपनी अपनी कुछ तरीके की सिक्योरिटीज जिनको कि परमिट किया जाए, अपनी सिक्योरिटीज को फॉरेन जुरिडिक्शन वाले जो स्टॉक एक्सचेंज होंगे वहां पर जाकर आप लिस्ट करा सकते हैं। पहले परमिशन नहीं थी, बट अब 2020 वाला जो अमेंडमेंट है उसमें आपको परमिशन दे दी गई है, आप जाके अपनी सिक्योरिटीज को वहां पे लिस्ट करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट इसके अंदर क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहेगी इसको समझने में। एक मिनट, देखिए दूसरा जो इसमें अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब हमारे को किया गया, दूसरा अमेंडमेंट क्या बताया गया इसमें, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट any class or class of public companies referred to in subsection 3 from any of the provision of this chapter, and a copy of every such notification shall as soon as may be after it is issued laid before the house of parliament। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, और नोटिफिकेशन इशू करने के बाद में जो आपके कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं उनको जो सबसेक्शन 3 है इस चैप्टर का, इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 3 है, वो सबसेक्शन 3 की जो रिक्वायरमेंट है उस सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट करा जा सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन इशू करेगी, और नोटिफिकेशन इशू करके इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 3 है उस सबसेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से आपको नोटिफिकेशन इशू करके एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन साथ में एक बात और हमारे को ध्यान में रखनी है, साथ में एक बात हमारे को और क्या ध्यान में रखनी है, साथ में हमारे को एक बात और ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो वो नोटिफिकेशन इशू होगा उस नोटिफिकेशन की जो एक कॉपी है उस नोटिफिकेशन की एक कॉपी को हमारे को साथ में जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, मतलब कि राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, उन दोनों हाउसेज के अंदर हमारे को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उन दोनों हाउसेज के अंदर जब हम उसको प्रेजेंट कर देंगे उसके बाद में वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। देन आफ्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को या जो अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज होंगी जो प्रिस्क्राइब की जाएंगी उनको वो वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें जो आपको एग्जेम्पशन दिया गया, उसमें जो आपको प्रोविजन दिए गए हैं उनको आपको कंप्लाइंस करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसकी कंप्लाइंस से फ्री हो जाए। उसके बाद दोस्तों इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए फिर एक अमेंडमेंट दिया 100 सेक्शन के अंदर, जो सेक्शन ईजीएम को डिनोट करता है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का अमेंडमेंट है, पढ़िएगा। प्रोवाइडेड दैट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन द होली ऑन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया। यानी कि आपकी कोई भी जो कंपनी है ना उस कंपनी की जब आप ईजीएम करेंगे, कंपनी की आप क्या करते हैं कि कंपनी की आप जब भी क्या करेंगे कि कंपनी की जब भी आप ईजीएम कंडक्ट करेंगे, लेकिन बोलता है अदर देन कौन सी कंपनी, अदर देन में कौन सी कंपनी लिख रहा है, अदर देन के अंदर यहां पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यदि मान लीजिए कि कोई कंपनी जो भारत के बाहर बनी और उसकी यदि मान लीजिए कि होली ऑन सब्सिडरी कंपनी कोई है, उसको एग्जेम्पशन है, उसको वो तो कहीं पर भी कर सकती है, वो तो इंडिया के बाहर भी जो है वो जाके मीटिंग कर सकती है, लेकिन प्रॉपर यदि कोई एक इंडियन कंपनी है तो आप ध्यान रखना कि उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को केवल हिंदुस्तान में ही अपनी ईजीएम करनी है, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे कर ले, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे और अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस पे। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी फॉरेन की है और सब्सिडरी कंपनी, होली और सब्सिडरी कंपनी इंडिया की है, तो वो कंपनी इंडिया में और इंडिया के बाहर कहीं पर भी मीटिंग कर सकती है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, वो कंपनी केवल और केवल इंडिया में ही क्या करेगी, केवल और केवल इंडिया में ही अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी, ये बात ध्यान में रख। उसके बाद में अब सीएसआर को लेकर एक अमेंडमेंट आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, और इंटर फाइनल दोनों जगह वो टॉपिक है, सेक्शन 135, पढ़िए क्या लिखता है। Provided also that if the company spends an amount in excess of the requirement provided under this subsection, such company may set off such excess amount against the requirement of the spend under this subsection for such number of succeeding years and in such manner as may be prescribed। देखिए कि हमारे को ये बात पता है, 135 सेक्शन हमारे को बताता है कि हमारे को क्या करना है, कि हमारे को पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका मिनिमम कितना परसेंट, उसका मिनिमम 2% हमारे को सीएसआर के ऊपर खर्च करना पड़ता है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन यहां पे लिखता है इफ द कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन, मतलब कि जो 2% की रिक्वायरमेंट है उस मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा आपने जाकर यदि एक्सपेंडिचर कर दिया पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पे क्या लिख रहा है, सच कंपनी में सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अंडर दिस सबसेक्शन फॉर सच नंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। से फॉर एग्जांपल आपने 5% का खर्चा करा, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, इन चीजों का मैं एग्जांपल देके आपको ऊपर बता देता हूं कि प्रोविजन क्या कहना चाह रहा है हमारे को। देखिए देखिए दोस्तों, हमारे को यहाँ पे प्रोविजन कहना चाह रहा है कि मिनिमम हमारे को कितना खर्चा करना होता है, मिनिमम खर्चा करना होता है 2%। फॉर एग्जाम्पल हमने जो खर्चा करा वो हमने खर्चा कितना करा, 5% का खर्चा करा, तो जो एक्सेस हमारा अमाउंट खर्च हो गया वो एक्सेस अमाउंट हमारे कितना खर्च हो गया, 3% खर्च हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जो अगले जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स आएंगे उन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर यदि हम चाहें तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम ये 3% का जो खर्चा है ना उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 135। तो नेक्स्ट ईयर फिर हमारे को क्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीएसआर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने 3% का खर्चा अगले साल में जो है वो सेट ऑफ कर दिया। समझ गए आप मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 2% खर्चा यदि अपन कर रहे हैं तो 2% खर्चा तो अलाउड है ही है। उसके बाद में जितना अपन ने एक्सेस किया वो जो एक्सेस खर्चा है उस एक्सेस खर्चे को हम क्या कर सकते हैं, सीएसआर की एक्टिविटी के लिए जो अगले फाइनेंशियल ईयर, जितने फाइनेंशियल ईयर्स तक आपको अलाउड किया जाए उतने फाइनेंशियल ईयर्स तक आप उसको क्या कर सकते हो, उस एक्सेस खर्चे को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा जितने फाइनेंशियल सक्सीडिंग ईयर्स आपको गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड किए जाए उतने तक। पहले हम ये खर्चा उसी साल के लिए मानते थे जिस साल में हमने ये किया है,
बट यदि अभी हमने एक्सेस खर्चा करा है तो वो एक्सेस खर्चा हमारा सेट ऑफ कर दिया जाएगा। हमारे को एक बेनिफिट मिल गया, एक हमारे को रिलैक्सेशन मिल गया कि वो खर्चा हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर्स तक के लिए सेट ऑफ होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक और अमेंडमेंट यहां पर हमारे को दिया, नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारे को क्या दिया है, एक लास्ट अमेंडमेंट है ये हमारा, और ये अमेंडमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट है अंडर सेक्शन 49 में, 149 में, और इंटर फाइनल दोनों स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझेंगे। क्या लिखता है, प्रोवाइडेड दैट इफ अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडुकेट। या तो कंपनी के पास में कोई प्रॉफिट है ही नहीं, कंपनी जो है वो आपकी बार मान लीजिए कि कंपनी की जेब में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और या फिर मान लीजिए कि आपकी बार कंपनी के पास में लेस प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट है आपकी बार कंपनी के पास में, P&L अकाउंट। An independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under subsection 5 of section 197 in accordance with the provision of schedule 5। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन की अपन बात करते हैं तो वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन तो इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलेगा। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैं बात आपसे कर रहा हूं कि यदि कंपनी के पास में कोई भी प्रॉफिट नहीं है या फिर कंपनी के पास में आपकी बार बहुत लेस प्रॉफिट है तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन तो आपको मिलेगा, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी फीसेज होती हैं, एनी फीस पेबल अंडर सबसेक्शन 5, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई सिटिंग फीस आपको पेमेंट करनी है अंडर सबसेक्शन 5 में, तो वो सिटिंग फीस अब की बार आपको नहीं दी जाएगी। ये पहले होती थी लेकिन अब इसको जो है वो अमेंड करके कट ऑफ कर दिया गया कि अब ये सिटिंग फीस आपको नहीं मिलेगी यदि कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है या कंपनी के पास में लेस प्रॉफिट है, इनएडुकेट प्रॉफिट है, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो हमारे को ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में प्रॉफिट अच्छा खासा है तब तो आपको सिटिंग फीस भी मिल जाएगी और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी मिल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास में प्रॉफिट नहीं है या फिर आपके पास में इनएडुकेट प्रॉफिट है तो माइंडेड वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको केवल और केवल डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अलाउड होगा, केवल और केवल डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलेगा, सिटिंग फीस वहां पर आपको नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द जो आपके इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स थे वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए, और इसके अलावा जो है वो एक अमेंडमेंट और आया है जो आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस अभी तक अपन स्पाइस पे पढ़ते थे, अब वो स्पाइस प्लस पे आ चुका है, और ये जो नया वाला जो हमारा अमेंडमेंट है, ये नया वाला अमेंडमेंट केवल और केवल कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ये इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है ना केवल उनके लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी भी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मैं नेक्स्ट वाला आपको अमेंडमेंट यहाँ पे बता रहा हूँ वो नेक्स्ट वाला अमेंडमेंट केवल और केवल इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है ना केवल वो फोकस करेंगे, बाकी कोई भी स्टूडेंट इसको ध्यान ना दे, फाइनल स्टूडेंट्स इसको स्किप कर दें, ये अमेंडमेंट आपके लिए नहीं है क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन आपके नहीं है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक है जो स्पाइस प्लस के तौर पर आ चुका है। पहले हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, और उसमें जो अमेंडमेंट आया है, नया लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर अब क्या हुआ है कि जो पहले फॉर्म आपका होता था यहाँ पे रन फॉर्म, एक तो उस रन फॉर्म की यूटिलिटी को खत्म कर दिया गया, ये ध्यान रखना, रन फॉर्म की हमारे को आवश्यकता नहीं है। रन फॉर्म की आवश्यकता सिर्फ अब इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम होगी, नाम के चेंज के लिए रहेगी, बाकी कुछ भी नहीं होगी। आप डायरेक्टली स्पाइस प्लस वाला जो हमारा फॉर्म है INC 32, उस स्पाइस प्लस वाले फॉर्म में आप डायरेक्टली अपना नाम देकर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो स्पाइस प्लस अब वो फॉर्म कर दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता था कि हमको कंपनी का नेम अप्रूवल चाहिए, क्योंकि जब तक कंपनी का नेम अप्रूव नहीं होगा अपन किसी भी तरीके से कंपनी को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेंट हैव टू फिल स्पाइस प्लस INC 32, जो पहले स्पाइस हुआ करता था अब स्पाइस प्लस हो गया। ऑन MCA पोर्टल ऑनलाइन फॉर्म शैल बी ओपन, एप्लीकेंट हैव टू फिल द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, दिस फॉर्म कैन नॉट बी डाउनलोडेड। ये वाला फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा, ऑनलाइन ही आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी इसमें ऑनलाइन, जो भी आपसे डेटा रेलिवेंट आपसे मांगा जाता है वो सारा डेटा। उसके बाद में अब इस फॉर्म के है ना 2 पार्ट कर दिए गए, एक पार्ट ए है, तो पार्ट ए में आपको जैसे कंपनी का सिन नंबर, यदि कंपनी का नाम चेंज करना है तो कंपनी का नाम चेंज करना होगा तो हमारे को सिन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यदि नई कंपनी आप बनाओगे तो डे 1 पे आपके पास में सिन नंबर नहीं होता है, वो आपको बाद में जाके मिलता है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो यदि कंपनी का नाम ऑल्टर करना है तो ऑल्टरेशन के केस में हमारे को सिन नंबर की जरूरत पड़ेगी, वहां पे हमारे को सिन नंबर भी डालना पड़ेगा ताकि पता लगे कि कौन सी कंपनी का नाम हम ऑल्टर करने जा रहे हैं। नंबर 2, प्रपोज्ड नेम ऑटो चेक फैसिलिटी आ चुकी है, आप जैसे ही नाम डालोगे तो अब वो बता देगा कि नाम की अवेलेबिलिटी है या नहीं। पहले ये चीज नहीं होती थी, अब ये फैसिलिटी मिल गई कि आप उसमें डायरेक्टली नाम डाल के चेक कर सकते हैं कि जो आपको प्रपोज्ड नेम चाहिए वो नेम वहां पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा।
और इसमें एक कमेंट का भी बॉक्स आपको मिला है, उसमें हमारे को क्या करना है, जो प्रपोज्ड कंपनी का ऑब्जेक्ट है और जो अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो भी हमारे को वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे कि कंपनी अपने किस पर्पज के लिए बना रहे हैं, कंपनी का पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और अदर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको उस फॉर्म के अकॉर्डिंग मांगी जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले स्पाइस में नहीं होती थी, अब ये स्पाइस में डालनी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो अब अगले पॉइंट पे अपन बात करते हैं यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसमें जितने डॉक्यूमेंट्स अपन ने पहले पढ़े थे वही के वही डॉक्यूमेंट्स अभी आज भी हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया सेकंड नंबर के स्टेप में। और स्टेप नंबर जो 3 है, उस स्टेप नंबर 3 में एक चीज यहाँ पे लिखी है इन्होंने, फिल द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म वंस ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। मतलब जब आप स्टेप नंबर 1 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो, एंड स्टेप नंबर 2 में जो डेटा आपको रेडी करना है, जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं यहाँ पे, ये जब ये सारी चीजें आपकी रेडी हो जाएगी, तो इन सारी चीजों के रेडी हो जाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, लिखा है एप्लीकेंट हैज टू फिल द इंफॉर्मेशन इन ई फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट बी। क्योंकि पार्ट ए आप ऑलरेडी ऊपर सबमिट कर चुके हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट बी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी। स्टेप नंबर 4 पे देखिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल जो आपके पहले आईएनसी 33 के अंदर बनते थे और 34 के अंदर बनते थे, वो आज भी एज इट इज हैं, उसमें कोई भी जो है वो चेंजेस यहाँ पे नहीं आए आपके, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता था, पहले भी अपन ने जो नोट्स जो है वो डिस्कस करे थे उसमें भी यही था, आफ्टर प्रॉपर फाइलिंग ऑफ स्पाइस फॉर्म एप्लीकेंट हैव टू डाउनलोड द ई फॉर्म आईएनसी 33, ये स्पाइस प्लस है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, मेमोरेंडम और आईएनसी 34 इलेक्ट्रॉनिकली आर्टिकल फ्रॉम द एमसीए साइड, डाउनलोडिंग द फॉर्म, फिल ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट। और आपको आईएनसी 34 में और जो आपका आईएनसी 33 है, उन दोनों के अंदर आपको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अपना आर्टिकल और मेमोरेंडम में जो जो प्रोविजन आप लिखना चाहते हैं वो दोनों ई फॉर्म्स के अंदर आपको देना पड़ेगा। After completely filing of the form, put digital signature of all the subscriber and professional on the subscriber sheet of the memorandum or article। ये भी पूरा नहीं है कि आपको अपने सब्सक्राइबर के और प्रोफेशनल से जो है वो वेरिफिकेशंस करवाने पड़ते थे, वो अभी भी आपको करवाने। अब नई चीज जो यहाँ पे ऐड हुई है वो हुआ पेन और टेन, यानी कि अब आपको पेन नंबर और 10 नंबर के लिए सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं मिलेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वहां पे पेन और 10 नंबर भी अपना साथ में ले सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा, इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द डिटेल ऑफ पेन एंड 10 इन द इनकॉर्पोरेशन। क्या आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय पेन और 10 लेना मैंडेटरी होगा, तो आप उसके लिए जो जो वहां पे रिक्वायर्ड है, जो जो चीजें हमारे को देनी होगी या जो इन्फॉर्मेशन वहां पे हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहां पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। पेन और 10 की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में एक नया इंट्रोडक्शन और आया है यहाँ पे, अगाइल प्रो। इस एगाइल प्रो के अंदर भी आपको कई तरीके के अदर जो बेनिफिट हैं, अदर जो फैसिलिटीज है, वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के समय दे दी गई हैं। ये नया है स्पाइस प्लस के साथ में, फॉर रजिस्ट्रेशन विद द जीएसटी नंबर, ईएसआईसी और ईपीएफओ, यानी कि जीएसटी नंबर के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के लिए भी आपको ईएसआई नंबर चाहिए, यदि आपके ऊपर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए ईएसआई का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन पे। और यदि प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है, यदि वो भी एप्लीकेबल हो रहा है आपके ऊपर, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको अगाइल प्रो के अंदर यहाँ रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय पे ही दे दिया जाएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय पे ही मिल जाएगा। फॉर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली फॉर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और जो कंपनियां आपके महाराष्ट्र स्टेट की हैं, उन महाराष्ट्र स्टेट वाली कंपनियों को क्या लेना पड़ता है, साथ में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना पड़ता है। तो वो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना, आप जब आरओसी के पास में स्पाइस प्लस अप्लाई करेंगे तो उसी में आप अपना प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आपका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, टाइम और जो लेबर है वो आपकी बच गई यहाँ पे। और एक लास्ट, फॉर एप्लीकेशन फॉर द कंपनी बैंक अकाउंट नंबर, और आप कंपनी का बैंक अकाउंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरओसी के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए अपन आरओसी को अप्लाई कर रहे हैं उस समय। तो आप ये देखिए कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट, ईएसआई और ईपीएफओ की जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। जो महाराष्ट्र स्टेट के प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट थी वो भी यहाँ पे फुलफिल हो गई। और अपन आगे चले, यदि तीसरे नंबर पे देखें तो जो हमारे को कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, उसकी भी एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो हमारे को सेपरेटली कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखना, इस वाले प्रोविजन में और इस वाले प्रोविजन में पहले फैसिलिटी स्पाइस फॉर्म में नहीं होती थी। ये दोनों फैसिलिटी आज की तारीख में आपको स्पाइस प्लस फॉर्म में दी गई है। उसके बाद में हमारे को फॉर्म नंबर आईएनसी 32 जो स्पाइस प्लस है, 33, 34 अगाइल प्रो हमारे को एमसीए वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आरओसी इसका वेरिफिकेशन कर देगा,
फीस का पेमेंट हो जाएगा, जो भी रेलिवेंट फीसेज हैं आपकी। उसके बाद में आरओसी आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसमें आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर, टेन नंबर, और इनमें से आपने जो भी चीजें रिक्वायर्ड करी थी वहां पे, जीएसटी नंबर है, ईएसआई नंबर है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर है आपका, या प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है महाराष्ट्र स्टेट की कंपनीज के लिए, या जो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारी चीजें आपको वहां पे क्या होगी, ये सारी चीजें वहां पे आपको एक साथ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये अमेंडमेंट्स थे जो कि इंटर और फाइनल के जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी दिसंबर एग्जाम, दिसंबर 2021, और जो जून 2021 का मर्ज एग्जाम है, उन दोनों के लिए एप्लीकेबल किए गए थे। आई होप सो कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी होती है, आपका कोई सवाल होता है, तो आप मेरे से उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।